हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि फटाफट सीरीज़ का जो 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उस 50 क्वेश्चन में जो मिला हुआ क्वेश्चन होता है यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, उस सीरीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले भी लगभग 3 से 4 50 प्रश्न वाला सीरीज आपको हो चुका है, जिसका नाम हमने रखा है फटाफट फटाफट टॉप 50 प्रश्न। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक हम लोग करेंगे, जिसमें हो सके कि 20 से 30 मिनट तक का आप लोग का क्लास चले। अगर आप लोगों को समय की अगर आपके पास समय थोड़ी कम है, आप 1.5 या 1.25 1.5 या 2 पे इस वीडियो को देख ले, ताकि जल्द से जल्द भी ये वीडियो आपका कवर हो जाएगा। चलिए एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ए है कार्यकारी विधान पर समिति, बी है अधीनस्थ विधान पर समिति, सी है प्रशासकीय विधान पर समिति, डी है प्रत्यायोजित विधान पर समिति, और ई उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कार्यकारी विधान पर समिति, कार्यकारी विधान पर समिति। इसके अलावा अगर जानते हैं हम इसके बारे में, सरकार के प्रशासनिक कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए अलग अलग प्रकार की समिति का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर जटिल प्रस्ताव और अधीनस्थ विधान की समीक्षा करने के लिए एक अलग प्रकार की संसदीय समिति का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में इसका जो अनुच्छेद 105 में इन समितियों के बारे में पूरी तरीके से बात बताया गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमा तथा कार्रवाई से, सरकारी ठेके से, सी महान्यायवादी से, और डी व्यापार तथा वाणिज्य पर से। इसका आंसर होगा ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ए मुकदमा तथा कार्रवाई से संबंधित है। इसके अंतर्गत कहा गया कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार या उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो न्यायिक प्रणाली है किस पर आधारित है? संविधान पे, बी है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया से, सी है परंपरा से, और डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर प्रश्न हो जाएगा। आपको बता दें भारतीय संविधान में जो को जो बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रूप में बांटा गया है, जिसमें न्यायपालिका ही किसी भी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति के विवाद का निपटारा करता है और सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के कार्य करते हैं। वहीं भारत में एकल नागरिकता के बारे में बात कही गई है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ था? ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। इसमें सबसे पहले लोकपाल नियुक्त हुआ था ओडिशा में। 1970 में हम देखते हैं कि ओडिशा में लोकपाल नियुक्त किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए.एस. आनंद 1990 के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए.एस. आनंद जो है 1990 के अंत में ये किस पद पर कार्यरत थे? ए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है मुख्य सतर्कता आयुक्त, और डी है महान्यायवादी। इसका जो आंसर होगा, आंसर बी नंबर आंसर होगा। आदर्श सेन आनंद जो है 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो थे एक प्रकार का 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान का 11वीं अनुसूची में इनमें से क्या है जो शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी। इनमें से जो है ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में लगभग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 1992 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 कितना 73 संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा ये 73 है। क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया था। इसका उल्लेख लगभग संविधान के अनुच्छेद 243G में किया गया, और इस अनुसूची में लगभग 29 विषय को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल किया गया है। वहीं खेल का विषय इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है। 98, 96, 104, 109। इसका जो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ये वाला जो आंसर होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर जो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संचित निधि पर भारतीय व्यय से संबंधित संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। वहीं भारत के संविधान का अनुच्छेद 113 बताता है कि भारत के समेकित कोष से व्यय का अनुमान वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल है और जिसे लोकसभा में मतदान की आवश्यकता होती है और अनुदान की मांग के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष में राष्ट्रपति विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। 1953, 1957, 1960, 1972। 1953 में 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी। वहीं वर्ष 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ भी किया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1953। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखते हैं कि राज्य विधान परिषद सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य में, शिक्षक में, स्नातक में, उद्योगपति। यानी कि राज्य विधानसभा में किसे नहीं चुना जाता है। उद्योगपति को नहीं चुना जाता। संविधान का अनुच्छेद 169 कितना अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है। अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल जो है इसकी मांग कर रहा है और वहीं इसके बारे में देखते हैं कि लगभग परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्ति को चुने जो इसके सदस्य नहीं है। वहीं 1/3 सदस्य निर्वाचक द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड और राज्य के अन्य प्राधिकारियों के सदस्य शामिल होते हैं। वहीं 1/12 हिस्सा ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिन्हें कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्था में अध्यापन के लिए जाना जाता है। वहीं 1/12 सदस्य ऐसे पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ग्रेजुएट कर लिया जाता है उन्हें चुना जाता है। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्रों से चुना जाता है। चलिए आगे, इसलिए उद्योगपति को नहीं चुना जाता इसमें। 10 नंबर देखते हैं कि भारतीय शासन में विभाजित प्रणाली किससे संबंधित है। विभाजित प्रणाली किससे संबंधित है। लेखा परीक्षण या लेख, केंद्र राज्य नीति, अखिल भारतीय सेवाएं एवं सेवाएं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में अलग अलग कथन दिया गया, इस पर विचार करने की कौन सही है कौन नहीं है। पहला है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। 4, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कौन सही है। 1, 4 सही है, 3, 4 सही है, 2, 3 सही है या फिर 2 और 4 सही है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन सही है। वित्त आयोग एक संविधिक निकाय, ये गलत है, 1 नंबर गलत है। 2 नंबर आपको बिल्कुल सही नजर आएगा और 2 नंबर और 3 नंबर, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, ये बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान वर्णन किया गया और वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी इसे हटाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, 2 और 3 जो बिल्कुल सही आंसर था 11 का। चलिए 12 नंबर, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। फिर है दूसरा, BNI सभी राज्यों के लिए 2018 को बनाया गया। तीसरा है, BNI संकेतकों पर आधारित है। चौथा है, BNI 26 में 6 आयाम होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 1, 3, 2, 3, 1, 4 और 2, 4। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि BNI के बारे में, बुनियादी आवश्यकता से रिलेटेड ही है।
बीएनआई कहता है कि बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, जिसे बीएनआई कहा गया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों तक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच को मापता है। ये पूरी तरीके से इसमें लगभग 26 संकेतक दिए गए हैं, जिसमें बुनियादी में 5 आयाम निम्नलिखित है: पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म और अन्य सुविधाएं। यानी कि जिसमें जो 5 जो है ये दिया गया आपको: पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावास। इसके अलावा भी और भी कई सारे लगभग 26 है टोटल, जिसमें हम लोग देखते हैं आवास की उपलब्धता, गुणवत्ता, स्नानागार, रसोई, शौचालय, पीने का पानी, अपशिष्ट निर्वहन सुविधाओं, खाना पकाने की, स्वच्छ ईंधन और रोग मुक्त वातावरण इत्यादि शब्दों को शामिल किया गया है। इसका जो आंसर होगा एक और 3, यानी कि आवश्यक सर्वेक्षण ग्रामीण शहरी बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया, और 3 नंबर बीएनआई संकेत पर आधारित है। ये नंबर बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, ये पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स मिशन का आगमन, सी है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, और डी है कैबिनेट मिशन का आगमन। इनमें से कौन सी है जो सबसे पहले हुआ? आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी समिति में अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसे सार्वजनिक घोषणा के लिए 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इसका जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, आईसी इंडियन कांग्रेस, आईसी वहाँ पे दिया, ईसी इंडियन कांग्रेस, इसकी जो अध्यक्षता थी जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी। 31 दिसंबर 1929 को ये हुआ था। चलिए इसी समय पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इनमें से चंपारण सत्याग्रह आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें कि किसानों को 1 बीघे में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। जेबी कृपलानी, इसका जो ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, राम मनोहर लोहिया, इसका जो इसमें से संबंधित नहीं थे। डी नंबर आंसर, राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जबकि हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इसके अलावा राजकुमार शुक्ला, जो कि महात्मा गांधी को 1916 में चंपारण आने की न्योता देने के लिए गए थे। वहीं बिहार के श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादि प्रमुख शामिल थे, जिसमें राज मनोहर लोहिया नहीं थे। 16 नंबर क्वेश्चन था, ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? कुंवर सिंह किस स्थान से? कुंवर सिंह बिहार के संबंधित हैं, ग्वालियर से, झांसी से, जगदीशपुर से, मेरठ से, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? जगदीशपुर के ये शासक थे। कुंवर सिंह कहाँ शासक थे? जगदीशपुर के शासक। 80 वर्ष की उम्र में भी ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया था। ये गुरिल्ला युद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा परिचालित थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब वो चल रहा था तो लगभग सभी नेताओं को, जो इनके मुख्य नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इनमें देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। इनमें जो जयप्रकाश नारायण थे 9 दिसंबर 1942 को, उस दिन दिवाली का रात था, जो कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन हजारीबाग जेल से दीवार कूद के भाग गया था। इनके साथ साथ 5 और साथी इसके साथ भागा गया था। उनमें जो थे जेपी के साथ जो भागा था, उसमें सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह भी जेल से भागने में सफल हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जब अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्ष कौन था? 1922 के आसपास आप याद रखिएगा असहयोग आंदोलन भी चल रहा होता है, जो कि खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। कौन सा था? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे CR दास, जिसे चित्तरंजन दास कहा जाता है,
इनके साथ साथ 1921 में हकीम अजमल खां जो देखते हैं, और ये 1921 में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का अध्यक्ष था। हकीम अजमल खां कब? 1921 में। 1921 में महात्मा गांधी भी अध्यक्ष बनते हैं। बेलगांव में हुआ था अध्यक्ष। महात्मा गांधी कब बनते हैं? 1924 में। महात्मा गांधी कब बनते हैं? 1924 में। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक ये रहने वाले, लगभग मेरे अंदाज ध्यान में नहीं है, अध्यक्ष थे। आप बताइएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहला एक क्वेश्चन, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और दूसरा आप बताइएगा कि पहली महिला के अलावा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इनमें से पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी बताइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 18 नंबर के बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग सौंपा गया था? जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को कौन सा? वित्त विभाग, रक्षा, गृह, खाद्य, कृषि। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री जो बने थे, नेहरू ने अंतरिम सरकार की मुखिया बने थे, और ये लगभग 2 सितंबर 1946 में बनी थी। 1946 में अंग्रेजों ने के द्वारा ये गठित किया गया था। वह जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। जिनमें जो जॉन मथाई थे उनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। वहीं अगर बलदेव सिंह की बात करें तो बलदेव सिंह को रक्षा क्षेत्र के दिया गया था। वहीं राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया था। 20 नंबर देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको पता है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को किया गया था। कब? अमेरिका में किया गया था। कहाँ के? अमेरिका में 25 जून 1913 को किया गया था। याद रखिएगा, इसके स्थापनाकर्ता में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अनबन बनी रहती है। गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? आप ये कमेंट में बताइए कि गदर पार्टी के जो स्थापना करते हैं उनका क्या नाम था। चलिए आगे देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1905 को एक और बात हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन के नाम से जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया था। और इसी समय हम देखते हैं कि बिहार को अलग कर 1912 में अलग किया गया था। 1905 में सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी जो स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में करते हैं। याद रखिएगा 1905 में और भी क्या होता है कि कुछ मुख्य बात जो है, बंगाल का विभाजन होता है, जिसके विभाजन में देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। कई सारे बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर इस समय एक गीत गाते हैं अमार सोनार बंगाल, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये कैसे लेखक कवि है जिनकी 2 देशों में इनके राष्ट्रीय गान के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बंगाल में अमार सोनार बंगाल और भारत में जन गण मन। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। इनमें से कौन इनके लेखक है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में प्रकाशित हुई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब होता है? गोलमेज सम्मेलन 1929, 1931 और 1929, 30 और 31, ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। जिसमें देखते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने जाते हैं, कि जो कि 1930 में होता है। कहा जा रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन अम्बेडकर जी जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त 1929 की घोषणा के आधार पर हुआ था। और इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन, भारतीय संविधान आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। वहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में सेंट जेम्स होटल में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्वी 1876 में से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, W.S. बनर्जी और अरविंद घोष। इसकी स्थापना जो करते हैं
सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है 1876 में। 25 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? सुभाष चंद्र का नाम के आगे जो नेताजी जोड़ा गया किस देश में जोड़ा गया था? भारत, इटली, जर्मनी, जापान। ये कहाँ जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? देखिए सूर्यसेन कहीं पे है इसमें नाम। डी नंबर में सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रागार से सूर्यसेन संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजों के शासन को खत्म करने का ऐलान किया था। कब? 18 अप्रैल 1930। याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार। इसे प्यार से मास्टर दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी में आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलेगा। देखिए ऑप्शन में है सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इस विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता की भी गीत गाते थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक समचतुर्भुज का, चलिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधी आंसर जल्दी जल्दी देखते जाएंगे हम लोग। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। लंबा विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए। क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। इसका जो आंसर होगा डी 24 मीटर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए और बी को 4 मीटर की शुरुआती देते और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या होगी? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी नंबर आंसर होगा 5.67। इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर। आप इसे घर पे आराम से बैठ के बनाइए इसको और चेक करिए कि आपका कितना सही होता है ये इसमें। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, वहीं घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा? जब सुई दिन घड़ी 1 बजे, जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। इसका जो आंसर होगा सी नंबर, सॉरी, इसका जो आंसर होगा बी नंबर दोपहर 12:18। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है? 200 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाजित है? इसका आंसर होगा सी 60 संख्या। इसका आंसर कितना होगा? सी। यहाँ पे क्या रखे आंसर होगा? बिल्कुल 6 संख्या ऐसा है जो 4, 5, 6 से विभाजित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 4n माइनस 43n हमेशा विभाजित होता है। 4n 43n हमेशा विभाजित होगा। इसका आंसर बी नंबर 17 नंबर दिया गया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन थे, दो संख्या में वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1000 है। संख्या है, ये संख्या क्या होगी? अगर ऐसा संख्या है तो इसका संख्या पूछा जा रहा है, कौन क्या होगा? सी नंबर आंसर 628 300 क्या बोला? 628 और 372 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन देखता है, लॉग रूट अंडर 2 ब्रैकेट में दिया 32 का मान क्या होगा? 32 का इसका मान जो है क्या होगा? सी नंबर आंसर 10। इसका मान क्या होगा? 10। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू को ₹40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की, वहीं लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? इसका जो आंसर है 18 नींबू बेचने होंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीरी को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा उसको पार कर लेगा? इसका जो आंसर है सी नंबर आंसर होगा कितना? 7 सेकेंड में पार कर लेगा। ट्रेन कितना में 7 सेकेंड 3 पार कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 7.1/3। इसका आंसर क्या है? 7.1/3। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। गलत, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यही गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पहला ही आंसर मिल गया, यही गलत है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
वहीं आपको बता दें कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है कि कोई आवेश नहीं होता उसमें। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ए नंबर, कपास गर्मियों में कपड़े की रुई में उपभोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को आवेशित करता है, सही है। बी, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। सीडी बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सी, एक्रिलिक को कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है, एक्रिलिन को कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि रेयॉन प्रथम मानव निर्मित रेशा था। रेयॉन क्या था? रेयॉन मानव का प्रथम निर्मित रेशा था। चलिए क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर हो गया। 39 नंबर देखते हैं कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी कठोरता समान है, उनके पास एक जैसे क्रिस्टल है, उनके पास कठोरता समान है, उनकी विद्युतीय चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया के गुजर सकते हैं। गलत। ई नंबर होगा इसका आंसर क्योंकि सबसे ये दोनों याद रखिएगा, ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन का अपरूपक है। हीरा सबसे कठोर ज्ञात धातु है, वहीं अगर हीरे में कार्बन का परमाणु तो 3 आयामों से मजबूत होता है। हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, वहीं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा जो होता है उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इनमें से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है प्रमुख घटक है, ब्यूटेन जो है प्रमुख घटक है। इसका जो फॉर्मूला होता है C4H10। C4 क्या होता है? H10 इसका फॉर्मूला होता है। 41 देखते हैं कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अपशोषण, परासरण। पानी जो मिट्टी से जड़ों द्वारा जो ऊपर की ओर चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? परासरण के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? परासरण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जाइलम जो होता है पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, वहीं फ्लोएम पौधे के द्वारा निर्मित जो भोजन होता है अलग अलग ऊर्जा अलग अलग जगहों पर पहुँचाता है। कौन? फ्लोएम पहुँचाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा इसको बदला जा सकता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि आपको बता दें रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने किस लिए दिया जाता है? क्योंकि रात के समय पेड़ पौधा जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि दिन में देखते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका जो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, इसलिए हमें सलाह दी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या था? खतरा हो सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किस कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे आप जानते हैं कि हम लोग 9-10 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि कई सारे पौधे जो हैं जो कि कीटभक्षी कीटों को पकड़ के खाते हैं। क्यों खाते हुए? अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसका भक्षण करता है। इसका जो आंसर ये नाइट्रोजन दे दिया गया। किसकी कमी के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वही कीटभक्षी पौधे बन जाते हैं। इसके अंदर नेफ्थलीन आपको ज़्यादातर नाम सुनने को मिलता होगा। नेफ्थलीन का पौधा जो है कीटों को खाता है। वहीं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे का तना पौधे की सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण, पौधों को आकार देने में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर, पौधों के भंडारण में। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का आदान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि रंग में भी होनी चाहिए। आरएच कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता एवं प्राप्तकर्ता के वंश। इसका जो आंसर होगा आरएच कारक। आपको बता दें कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर ऑक्सीजन की जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है तो उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग पर्पल कलर का होता है। अगर किसी भी खून में अगर ऑक्सीजन का मिलावट नहीं रहता उसका रंग कैसा होगा? पर्पल कलर होगा। जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? वो रेड कलर में बदल जाता है।
पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, कि होती है क्या होता है? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। अभी जस्ट बता ही तो दिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ये कई प्रकार के पीयूष ग्रंथि हार्मोन कुछ शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। वृद्धि हार्मोन, रक्तचाप, गर्भावस्था और प्रसव के कुछ पहलुओं, उसमें गर्भाशय संकुचन एवं उत्तेजन करने में, स्तन दूध का उत्पादन करने में, पुरुषों और महिला दोनों में यौन अंगों के कार्य में इसका प्रयोग होता है। अपटू ग्रंथियों का कार्य को कंट्रोल करता है। भोजन और ऊर्जा के परिवर्तन करने में, शरीर में जल प्रसारण दाब को नियंत्रण करने में, एडीएच हार्मोन को स्रावित करने में। एडीएच हार्मोन कहते हैं मूत्र वर्धन रोधी हार्मोन होता है। ये तापमान को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में भ्रूण की विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उनमें से कौन से किरण का प्रयोग जानते हैं कि इसकी विकसित स्थिति क्या अभी वर्तमान में चल रही है। एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, पराध्वनिक किरण। कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं? पराध्वनिक किरण का प्रयोग करके किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्यता रक्त समूह, इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो किसी भी प्रकार के रक्त को स्वीकार करने में सक्षम है? किसी भी प्रकार के रक्त को क्या करता है? ये स्वीकार करने में सक्षम होता है। ए बी ओ। कौन? ए बी एक ऐसा समूह है जिसमें सभी प्रकार के रक्त को ये स्वीकार करता है। ए बी में एंटीजन और एंटीबॉडी, आपको आप इसके बारे में अगर पढ़े होंगे तो दो चीज़ होता है, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन, जो कि ए बी में दोनों ही मौजूद नहीं होता है। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। निमोनिया एक संक्रमण है। तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का। निमोनिया किस चीज़ का संक्रमण? निमोनिया फेफड़ा का एक प्रकार का संक्रमण है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा बीमारी हमें देखने को होता है, जिसके कारण से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। आप इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले दिन मिलते हैं हम लोग अच्छे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आप सभी का।